आपका आईजीटीवी पर मैं हूं अजय सेतिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आया राजनीतिक संकट टल गया है। वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना तो वह विधानसभा के सदस्य थे, ना ही विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन पिछले 5 महीने से मुख्यमंत्री थे। संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री तभी रह सकता है अगर वह 6 महीने के भीतर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बने। इसी तरह केंद्र में भी प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य तभी रह सकता है अगर वह 6 महीने के भीतर सदस्य बने, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। अब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, चुनाव हो नहीं सकते। चुनाव नहीं होने की वजह साफ है, क्योंकि इससे पहले तो राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे सारे देश में, उस पर नॉमिनेशंस हो चुका था, सिर्फ चुनाव होना बाकी था। विड्रॉल भी हो चुके थे, कुछ लोग सर्वसम्मति से चुने भी जा चुके थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण राज्यसभा के चुनाव टाल दिए गए। इसी तरह विधान परिषद के भी जहां जहां चुनाव होने थे वह भी टाल दिए गए थे। महाराष्ट्र में भी एक विधान परिषद की सीट का उपचुनाव था और 9 पूर्णकालीन सीटों का चुनाव था। अगर वह चुनाव हो गया होता तो उद्धव ठाकरे उसमें विधान परिषद के सदस्य बन जाते और उनके लिए कोई संकट खड़ा नहीं होता। लॉकडाउन हो गया और चुनाव आयोग ने सारे चुनाव स्थगित कर दिए। हालांकि उनकी आलोचना भी हुई कि ये तो सीमित वोटर होते हैं, जैसे विधान परिषद में विधायक वोट डालते हैं या कुछ सीमित कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें वोट होता है। इसी तरह राज्यसभा में जो विधायक वोट डालते हैं सब जगह पर, सारी स्टेट वाइज, और अपने अपने एक राज्यसभा का चुनाव करते हैं, तो उसको टालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चुनाव आयोग ने, जो क्योंकि सारा कुछ टल गया था, ट्रेनें बंद हो गई थी और हवाई जहाज बंद हो गए थे, तो कोई विधायक अगर बाहर गए हैं तो कैसे आएंगे, ये सारी चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव को स्थगित कर दिया था और उद्धव ठाकरे के सामने ये सबसे बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। अब उद्धव ठाकरे ने इसको एक छोटा चोर दरवाजा निकाला, और चोर दरवाजा यह था कि वे किसी तरह राज्यपाल के कोटे से सदस्य नॉमिनेट हो जाए विधान परिषद में। जैसे कुछ सीटें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होती हैं राष्ट्रपति की ओर से, वैसे ही महाराष्ट्र में 2 सदस्य विधान परिषद में नामित होते हैं राज्यपाल की ओर से। उद्धव ठाकरे ने व्यक्तिगत तौर पर अपनी पत्नी के साथ जाकर के भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें जो 2 का कोटा है उसमें से उद्धव ठाकरे को उनको नॉमिनेट कर दें। दूसरी बार फिर उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की और उसके बाद तो मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पास करके राज्यपाल को दिया कि वह उद्धव ठाकरे को उस नॉमिनेट कोटे में से उनको नामित कर दें। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और उन्होंने उनको नॉमिनेट भी नहीं किया और कोई प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं की। अब यह माना जा रहा था कि जिस प्रकार 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में एक टकराव का वातावरण बना था और शिवसेना इस गठबंधन से बाहर निकल कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ चली गई और मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा, तो उस राजनीति के टकराव के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे इसी तरह वहां पर मनोनीत हो जाए, और भगत सिंह कोश्यारी नहीं करेंगे क्योंकि उनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का है। वह उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। तो उस पृष्ठभूमि को देखते हुए यह माना गया कि ये राजनीतिक क्लैश शुरू हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं था। कारण ये था कि कोटा जब तय होता है राज्यसभा का सदस्य का या विधान परिषद का, जो राज्यपाल को मनोनीत करना होता है या राष्ट्रपति को मनोनीत करना होता है, तो उसमें कैटेगरी होती है। कलाकार हो पाएंगे, साहित्यकार हो पाएंगे, पत्रकार हो पाएंगे और अपने क्षेत्र के किसी उच्च मान्यता प्राप्त करने वाले या एक पूरा स्थान प्राप्त करने वाले, लोकप्रियता हासिल करने वाले, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, तो वह कैटेगरी सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, और उस कैटेगरी में उद्धव ठाकरे फिट नहीं बैठते थे। और आपको याद होगा यूपीए सरकार के समय
कैटेगरी में फिट ना होने के बावजूद एक क्रिकेट के खिलाड़ी को मनोनीत किया गया था। उसकी बहुत आलोचना हुई थी, लगातार उसकी आलोचना चलती रही लंबा समय तक। उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया और 6 साल उनकी आलोचना होती रही, क्योंकि वो राज्यसभा में 1 या 2 बार गए, इससे ज़्यादा गए ही नहीं। तो उनको मनोनीत क्यों किया गया, उसको लेकर के सवाल थे। तो अब भगत सिंह कोश्यारी से वही गलती दोबारा करवाने की कोशिश की जा रही थी। तो भगत सिंह कोश्यारी ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की और मनोनीत भी नहीं किया। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा संकट उद्धव ठाकरे पर आ जाएगा कि 27 मई को जब उनके 6 महीने पूरे होंगे तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि संविधान में इस तरह का छूट है कि अगर वह 6 महीने बाद इस्तीफा दे देता है तो उस दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है। तो लेकिन ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ फ्रॉड वाली स्थिति है। लोकतंत्र के साथ फ्रॉड करके आप संविधान के साथ फ्रॉड करके आप चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बनते हैं। पहले 6 महीने बन गए, फिर 6 महीने बन गए, जबकि ना तो आप विधान परिषद के सदस्य हैं ना विधानसभा के सदस्य हैं। अब इस स्थिति को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने अच्छे से समझा और यह तय हुआ कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक करके एक बार फिर मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पास करके दूसरी बार राज्यपाल को भेजा जाए। बैठक तय हो गई, लेकिन अंतिम समय पर बैठक को टाल दिया गया। बैठक को टाला गया क्योंकि राज्यपाल से निश्चित रूप से बातचीत हो गई होगी कि वह नहीं करेंगे, वह मनोनीत नहीं करेंगे, क्योंकि मनोनीत के जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो कैटेगरी हैं, उसमें उद्धव ठाकरे फिट नहीं बैठते। अब ऐसी भी खबरें आने लगी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना में दरार पैदा हो गई है, इसलिए अजीत पवार ने अपनी अध्यक्षता में होने वाली बैठक को टाला है। ऐसा नहीं था। असलियत यह थी कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और नरेंद्र मोदी को फोन करके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें इस संकट से निकाला जाए। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को ठोकर मारकर शिवसेना ने अपमानित किया था, वैसे तो नहीं लगता था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको इस संकट में से इस तरह निकलने देंगे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह इस संकट से उनको निकालें, तो नरेंद्र मोदी ने कहा हाँ मैं करता हूं। और इसके बाद खबर आई कि राज्यपाल ने एक चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी कि विधान परिषद के जो 9 सीटों के चुनाव होने वाले हैं वह करवा दिए जाए। 9 सीटें थी रेगुलर और 1 थी उपचुनाव वाली। अब राज्यपाल की चिट्ठी चुनाव आयोग में आई तो इससे भी साफ संकेत मिलना शुरू हो गया था कि कोई रास्ता निकल रहा है, तभी राज्यपाल ने यह चिट्ठी लिखी है। और फिर अंततः 1 मई को सुबह 9:30 बजे चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई और उस बैठक में चुनाव करवाने का निर्णय हो गया। अब महाराष्ट्र में जल्द ही विधान परिषद सीटों का चुनाव होगा और उद्धव ठाकरे सदस्य बन जाएंगे विधान परिषद के और उनकी मुख्यमंत्री पद बच जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। अब देखिए कि ऐसे समय में जबकि पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रस्त है, लॉकडाउन का दूसरा जो पीरियड है वह भी 3 मई को खत्म होने वाला है और इसके बाद लॉकडाउन बढ़ सकता है और उस लॉकडाउन के बढ़ने में बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो देश भर में जितने कोरोना वायरस के पीड़ित हुए उसमें 40% सिर्फ महाराष्ट्र के हैं और जितने लोग मरे हैं, मौत का ग्रास बने हैं, उसमें भी 45% से ज्यादा महाराष्ट्र के हैं। 1000 से आंकड़ा पार हो चुका है और 500 के आसपास महाराष्ट्र में लोग मरे हैं और महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा मुंबई में। और अब जो जिस प्रकार 1 तारीख से ये रास्ता खोला गया है कि जो जो कर्मचारी या लेबर महानगरों में गई है वह अपने अपने घरों में जा सकती है, उसके लिए सरकार ने छूट भी दी है और उसके बाद ट्रेन चलाने का फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गृह मंत्री का आभार प्रकट किया है कि गृह मंत्री ने ट्रेन चलाने की छूट दे दी। अब देश भर से खबर आ रही है कि अलग अलग जगह से, महानगरों से दूसरी जगहों पर जहां की लेबर है वहां पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों में छिड़काव किया जा रहा है, सफाई की जा रही है और सैनिटाइज किया जा रहा है। कल ट्रेनें चल पड़ेंगी, 2 तारीख को ट्रेनें चल पड़ेंगी। तो ये सारी व्यवस्था जब हो रही है तो इसमें हमको देखना चाहिए कि दिल्ली में सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लेबर है और उसके बाद नंबर आता है मुंबई का। मुंबई में सबसे ज्यादा माइग्रेटेड लेबर है और माइग्रेटेड लेबर अब मुंबई से जब सारी की सारी निकलेगी तो हालांकि जांच होगी, उसके बाद जो है ये भी हिदायत दी गई है कि जहां वो अपने स्थान पर पहुंचेंगे, अपने शहर में या अपने गांव में, वहां पर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी आ गई है कि इतनी बड़ी भीड़ जो आएगी लाखों की तादाद में, उनको क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था कैसे करनी है। बिहार के मुख्यमंत्री के लिए समस्या होगी खड़ी, यूपी के मुख्यमंत्री के लिए समस्या खड़ी होगी, झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर समस्या होगी। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां से लेबर सबसे ज्यादा देश के बाकी कोनों में जाती है। कैलकाटा से ट्रेनें चलेंगी तो वो झारखंड में सबसे ज़्यादा आने वाली है, बिहार में सबसे ज़्यादा आने वाली है। मुंबई की जो ट्रेनें चलेंगी वो बिहार में और झारखंड में सबसे ज़्यादा आने वाली है, यूपी में भी आने वाली है। इसी तरह कोटा में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पर अपना कोचिंग ले रहे हैं, उनकी ट्रेनें भी चलने की बात हो गई है। हालांकि बहुत सारे यूपी ने तो लोग निकाल लिए थे, अपने बच्चे सारे जितने भी पढ़ रहे थे यूपी ने मोटे तौर पर जिले वाइज वहाँ पर बसें भेज करके निकाल लिए थे, लेकिन बिहार ने नहीं निकाले थे। अब ये सारी जब सरकार ने एक नीति बना ली कि जो जो लोग वहाँ जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो अपने इलाकों में जा सकते हैं, अपने घरों में जा सकते हैं, तो बिहार सरकार ने इसका भी विरोध किया। बिहार सरकार ने कहा कि हम स्वागत करेंगे लेकिन हमारे पास वाहन ले जाने की, वाहन भेजने की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए भारत सरकार ने रास्ता निकाला है और उन्होंने ट्रेन चला दी है। स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, रेगुलर उसमें यात्री नहीं जा सकते। अगर कोई रेगुलर यात्री कहीं से कहीं जाना चाहता है तो वो अलाउड नहीं है। सिर्फ अपने घर जाने के लिए माइग्रेटेड वर्कर्स, लेबर्स और कर्मचारियों, उनके लिए ये रास्ता खोला गया है, उसी के लिए स्पेशल ट्रेन है। तो ऐसी स्थिति में इस राजनीतिक संकट को नरेंद्र मोदी ने बड़े सलीके से टाल दिया। एक तरह से बड़ी कृपा की है उद्धव ठाकरे पर। अब आप देखिए कि किस प्रकार का 5-6 महीने पहले का वो वातावरण, जब एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को लालच दिया था मुख्यमंत्री पद का, कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी, उसको शरद पवार ने तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक की तरह सारी ड्रामे को देख रही थी और एक तरह से ठोकर मारकर भारतीय जनता पार्टी को, जो कि उसका बहुत पुराना एलाई था शिवसेना, और मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे वहां चले गए थे और भाजपा मुंह ताकती रह गई थी, उसके हाथ के तोते उड़ गए थे, जबकि सबसे ज्यादा सीटें उसके पास आई थी और गठबंधन में चुनाव लड़ा था और गठबंधन चुनाव जीता था। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जनादेश तो उद्धव ठाकरे को नहीं है, क्योंकि जनादेश जो आया था वह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को आया था। जनादेश ना होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस संकट की काल में भी नरेंद्र मोदी ने बड़े भाई की भूमिका निभा करके उनको एक तरह से अभयदान दिया है। उन पर मुख्यमंत्री पद उनको एक तरह से अब मोदी की दया पर है। उद्धव ठाकरे इसका क्या जवाब देंगे, कैसे आगे चीजें चलेंगी, कैसे टकराव आगे नहीं होगा। जैसे हमने देखा पालघर में जो कुछ हुआ, दो साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और उसमें नाम एनसीपी के लोगों का भी आ रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी आ रहा है, जो कि जिसके समर्थन से उद्धव ठाकरे की सरकार है। इन सब चीजों के बावजूद, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर है कि उद्धव ठाकरे को बर्खास्त करें, साधु संत चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बर्खास्त करें क्योंकि वो कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने दूसरा रास्ता अपनाया है, सामंजस्य का रास्ता, समन्वय का रास्ता। इस पे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की कैसे रिएक्ट करेगी यह भी देखना होगा, इसका हम इंतजार करेंगे। आप IGTV से जुड़े रहें, हम हर बड़ी खबर की समीक्षा लेकर के आपके सामने आते हैं, भविष्य में भी आते रहेंगे। आपने अगर IGTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन भी दबाइए, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो लोड होगा आपके पास सूचना आएगी। इंतज़ार कीजिए नई वीडियो का। नमस्कार।